नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 10 जनपद की आंखों में नरेंद्र मोदी हमेशा खटकते रहे हैं और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है, हर कोई इससे वाकिफ है। और इसीलिए ये कोशिश रही है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से रोका जाए। और ये जो कवायद है ये कोई नई नहीं है। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से इस तरह की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से होती रही हैं। आपको ख्याल होगा कि तब यूपीए की सरकार हुआ करती थी और उस सरकार ने बाकायदे प्रशासनिक मशीनरी का प्रयोग करके और जो रही सही कसर थी उसके लिए सेकुलर इंटेलिजेंसिया को जमीन पर उतार कर एक घेराबंदी की गई कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए। और ये कवायद तब और बढ़ गई थी जब ये पता चला कि संघ और भाजपा के भीतर ये विमर्श बनने लगा है कि अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्यों ना 2014 का चुनाव लड़ा जाए। और ये विमर्श 11-12 से ही शुरू हो गया था। तब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए हड़बड़ाई और खास तौर से 10 जनपद कि अगर अभी नरेंद्र मोदी को नहीं रोका गया तो जो हाल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांग्रेस का कर रखा है वही हाल राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। यानी जैसे गुजरात में कांग्रेस नेपथ्य में चली गई है वैसे ही राष्ट्रीय परिदृश्य में नरेंद्र मोदी कांग्रेस को नेपथ्य में भेज देंगे और कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इसलिए पूरा आप ये कहें कि दोनों तरफ से प्रशासनिक भी और सेकुलर इंटेलिजेंसिया दोनों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बंदी शुरू कर दी। हालांकि उस माहौल बंदी का हासिल कुछ हुआ नहीं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। पर अब जब वहां कुछ नहीं हो पाया तो एक कोशिश 2019 में हुई कि एक बार फिर से माहौल बनाया जाए और नरेंद्र मोदी को रोका जाए। वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, राफेल वगैरह उड़ाने के बाद भी। अब फिर एक बार कोशिश चल पड़ी है और आप देखिए कि इस कोशिश की अगुवाई सही मायने में तो 10 जनपद ही कर रहा है, क्योंकि ये जो आकार में आया वो 17-18 जुलाई को जो बेंगलोर में बैठक हुई उसी के बाद से ये संशोधित यूपीए दिखा। लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा कहिए या फिर नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है और उनका अपना जो जनाधार है उसको आप मानिए, जो कुछ आपको ठीक लगे वो आप रख लीजिए। लेकिन ये जो तमाम कोशिशें हो रही हैं वो कोशिशें जमीन पर उतरते दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी आप देखिए कि जो संशोधित यूपीए जिसे इंडिया कहा जा रहा आकार में आया है, इसके आकार में आने में ही पहले तो बड़ा माथापच्ची करनी पड़ी। पता चला कि पहले ये लोग 12 जून को जुटने वाले थे पटना में, फिर वो 23 जून हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं साहब अभी लोग शिमला में मिलेंगे, वहाँ एक मुलाकात के बाद फिर ये हुआ शिमला नहीं बेंगलोर में मिलेंगे, तो बेंगलोर में 14 तारीख तय हुई, फिर हुआ कि नहीं 14 नहीं अब 17-18 को मिलेंगे। सो वहाँ किसी तरह से मिल लिए। फिर ये तय हुआ कि नहीं अभी लोग मुंबई में फला तारीख को मिलेंगे। अब ये हुआ कि नहीं अगस्त में नहीं मिलेंगे ये लोग, अब ये लोग मिलेंगे सितंबर में। यानी जो ये कोशिशें हो रही हैं ये कोशिशें मुकम्मल होने के पहले औंधे मुंह गिर जा रही हैं। जैसे पटना में अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए। बेंगलोर में नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज हो गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले गए। अब मुंबई में ये हुआ कि अगस्त में बैठक होगी, लेकिन कहा जा रहा है तब शरद पवार जो है यात्रा पे निकल जाएंगे। तो कुछ तुकबंदी बन नहीं पा रही इस गठबंधन की। और उस पर ये पुणे में कार्यक्रम है तिलक सम्मान समारोह जिसमें शरद पवार मौजूद रहेंगे। अब ये बात खटक रही है सबको कि साहब उसमें शरद पवार कैसे मौजूद रहेंगे। शरद पवार को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करना होगा। अब वो चाहते हैं कि शरद पवार वहां न रहें, लेकिन शरद पवार तो अपने आप में दिग्गज हैं। वो तो आप जानते हो किस तरीके से हर मसले की हवा निकालते हैं। अडानी वाले मसले की हवा उन्होंने निकाली थी, डिग्री वाले मसले को पंचर उन्होंने ही किया था। अब कहीं ऐसा ना हो कि वहां से मणिपुर के मसले को पंचर कर दे। तो आप देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए
जब वो मुख्यमंत्री रहे जो कवायद हुई वो भी औंधे मुंह गिर पड़ी, एसआईटी वगैरह बन गई और उसने ही क्लीन चिट दे दी। और अब गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन उस गठबंधन में जितने दल उतने राग, और उस पर भी शरद पवार, उनका जो अपना रुख है वो गठबंधन को परेशान कर रहा है। और फिर गठबंधन के भीतर की जो रसाकसी है वो इस पूरे 25 दलों के, आप ये कहें कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको आकार नहीं लेने दे रही है। और उसमें एक चीज और निकल कर आ गई है, वो ये कि साहब देखिए, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किस तरह से तमाम अवसरवादी लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो लोग इकट्ठा हो गए हैं जो ईडी और सीबीआई से परेशान हैं, वो लोग इकट्ठा हो गए हैं जो परिवारवादी हैं। इस तरह की तमाम चीजें जो है वह भी आने लगी हैं। और बड़ी चीज यह है कि राफेल से लीजिए और पेगासस पर आ जाइए और उसके बाद में अडानी और अब मणिपुर। तो एक सवाल यह भी उठता है कि साहब ये हर बार सदन शुरू होने से पहले ही इस तरह के मुद्दे कैसे सामने आ जाते हैं। पेगासस वाला आपको ध्यान होगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने 1-2 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि इस बार का जो मानसून सत्र था या शीतकालीन सत्र था ये हमको ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि ये जो सत्र शुरू होने वाला है इस सत्र में भूचाल आने जा रहा है, और तब पेगासस आ गया। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ये भी चौंकाती है कि साहब नरेंद्र मोदी को हटाने की जो छटपटाहट है वो कम तो नहीं हो रही है, लेकिन मामला ठीक से बन नहीं पा रहा है। या आप ये कहें कि वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की वजह से फ्यूज हो जा रहा है। अब आप देखिए कि यहां तक एक मसला ये रहा, अब इधर मणिपुर वाले में ये लोग लगे हुए हैं कि साहब मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव वगैरह भी ये लोग ले आए, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट जब सीजीआई की बेंच बैठेगी तब पता चलेगा कि जो कुछ गृह मंत्रालय ने बताया है अपने हलफनामे के जरिए कि क्या कुछ मणिपुर में हो रहा है, सरकार के एंड से वहां के कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो विक्टिम है उनको न्याय दिलाने के लिए, तो तब यह पता चलेगा कि उस एफिडेविट से कितना संतुष्ट है कोर्ट। लेकिन जो ये सदन में घेरने की बात हुई वो तो खास आप कहें कि उसका कुछ असर पड़ा नहीं। अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो वो लोग तो बड़ी कोशिश किए, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा कि ठीक है, विश्वास प्रस्ताव उसी पर बात हो जाएगी। और फिर इधर जो सेना के पूर्व अध्यक्ष उनका जो बयान आया, उस बयान ने तो मामले को एक अलग आप ये कहें कि रूप ही दे दिया। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो इंसर्जेंसी है इसमें हो सकता है कि चीनी षड्यंत्र हो। अच्छा, उसमें कुछ इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन का दखल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रहा है। और ये हमने वो, हालांकि वो आपने कार्यक्रम ठीक से देखा नहीं, वो मणिपुर पर हमने किया था और मुझे लगता है 1.5 महीने पहले किया था। उसमें हमने एक चीज की चर्चा की थी कि दरअसल ये वही इलाका है जिसे गोल्डन ट्रायंगल जो कहा जाता है, मतलब जिसमें नशे का धंधा होता है और उस नशे के धंधे का बड़ा प्रभाव है उन इलाकों में, और उसी धंधे को रोक दिया है मौजूदा सरकार ने, और जिसके कारण वहाँ एक एथनिक जो वायलेंस है वो है ही है, उसका एक अपना वहाँ इतिहास भी रहा है। लेकिन ये एक तरीके से चीन के दखल का भी मसला है, क्योंकि देखिए आप, भारत अगर ठीक ठाक आगे बढ़ेगा तो चीन को सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो कुछ ना कुछ माहौल बंदी होती रहनी चाहिए। तो सेना जो पूर्व सेना अध्यक्ष उन्होंने ये भी कहा, तो इससे वो जो राजनीति चल रही है नरेंद्र मोदी को घेरने की, वो भी एक तरह से कहें कि उसकी भी हवा निकल गई है। तो कुल आप अगर देखें तो नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद रही है, और ख़ास तौर से राजनीतिक तौर पर कि इनको घेरा जाए और सत्ता से बेदखल किया जाए, वो कवायद हर बार विफल ही रही है। और उस विफलता से एक बात ये भी समझ में आता है कि कितनी छटपटाहट है 10 जनपद में कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी हटें ज़रूर।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।